हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर हम कैश बुक जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैश बुक स्टार्ट किया था और कैश बुक के अंदर जो सिंपल कैश बुक है, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, वो कर लिया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर के अंदर हम कैश बुक का सेकंड नंबर टाइप कर रहे हैं, दैट इज कैश बुक विथ बैंक कॉलम, जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये डबल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश का एक कॉलम डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में होता है, जबकि कैश बुक विथ बैंक कॉलम यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपके डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। एक होता है आपका कैश का कॉलम और एक होता है आपके बैंक का कॉलम। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं कैश बुक का। कौन सी कैश बुक का? डबल कॉलम कैश बुक या फिर कैश बुक विथ बैंक कॉलम का। ये आपका टी अकाउंट मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है। ये डेबिट साइड है और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ओके, जो हमने सिंपल कैश बुक करी थी उसमें 4 कॉलम ही होते थे, 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम क्रेडिट में और 4 डेबिट में। अभी 5 कॉलम डेबिट में और 5 क्रेडिट में होंगे। क्यों? क्योंकि एक बैंक कॉलम साथ में आ जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये है बैंक का कॉलम, डेबिट साइड पे बैंक का कॉलम। ये कैश का कॉलम हो गया, ये आपका एलएफ हो गया, लेजर फोलियो, और ये हो गया आपका डेट। तो ये आपकी इस तरीके से जो डेबिट साइड वो कंप्लीट होती है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ये हो गया कैश का कॉलम और ये हो गया बैंक। जबकि सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश का कॉलम ही होता है, बैंक का होता ही नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैश के साथ साथ बैंक का भी यहाँ पर एक कॉलम होता है। ओके, ठीक। तो ऐसे कैसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी कर देंगे। ये हो गया आपके बैंक का कॉलम, ये हो गया कैश का कॉलम, ये हो गया आपका एलएफ और ये हो गया आपका डेट। ओके जी, ठीक। तो यहां पर भी हम फटाफट से लिख देते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। ये सारे रुपीज हैं, ये दोनों अमाउंट जो है रुपीज में लिखेंगे हम। ओके जी, ऊपर लिख देंगे हम कैश बुक और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डबल कॉलम कैश बुक। ओके, ठीक। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको हमें कैश बुक के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री टाइप आता है। वैसे हम जनरल एंट्रीज के अंदर कर चुके हैं, आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर दिसंबर 1 और दिसंबर 1 को क्या हो रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस विथ कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कैश के साथ में, तो आपको पता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी अलग होते हैं। तो जो व्यापारी है, जब बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस में पैसा लेके आता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वही हो रहा है, और उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि कैश उससे क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है, और कैश इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितना? 80,000 रुपीज। तो यहाँ पर कैश हो रहा है इंक्रीज, तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे 80,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2026 ईयर है और 1 दिसंबर यानी कि दिसंबर मंथ है, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, कैपिटल। अब एंट्री बना के देखोगे तो यही तो होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना, इसलिए मैंने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 80,000 रुपीज लिख दिए। क्यों हुआ कैश अकाउंट डेबिट? क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस में पैसा आएगा तो उससे कैश नाम की जो एसेट है वो इंक्रीज होगी, और कैश नाम की एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। क्योंकि एसेट बढ़े तो डेबिट करो, एसेट कम हो तो क्रेडिट करो। ओके जी, ठीक है। तो सिंपल ये, अगर हमारा कैश या बैंक बढ़ेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, और कैश या बैंक का बैलेंस कम होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। मॉडर्न रूल हमने पढ़ ही रखा है। ओके, नेक्स्ट आता है दिसंबर 4। ये बहुत अच्छी एंट्री है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी कि जो 80,000 रुपए हमारे पास में आए थे, हमारे बिजनेस में आए थे, उसमें से हमने 50,000 रुपए जाके हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। तो इससे देखो सिंपल है ना, आप देखो आपके जेब में 80,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है। अब आप उसमें से 50,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराओगे तो क्या होगा, आपके जो कैश है 80,000 वो तो कम हो जाएगा। अब कैश जो 80 था, 50 बैंक में जमा करा तो 30 ही बचेगा, और बैंक में 0 था और वहां पर 50,000 रुपए आ गए, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया।
तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी और बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी। यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन पर दो इफेक्ट आ रहे, कैश और बैंक दोनों पर। वैसे इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो इफेक्ट आए थे, ये देखो, एक कैश और एक कैपिटल, लेकिन बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम कभी बैंक में कुछ डिपॉजिट कराएंगे या बैंक से कुछ निकालेंगे तो कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट आएगा। अब यहाँ बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का कम हो जाएगा। जब बैंक से निकालेंगे तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। एंट्री भी इस ये जो एंट्री होती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन से कैश और बैंक दोनों प्रभावित हो रहे हैं, दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके, और इसकी एंट्री, जनरल एंट्रीज अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक इंक्रीज हुआ, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश डिक्रीज हो गया। मॉडर्न रूल ही लगेगा क्योंकि दोनों ही एसेट है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर जो 4 दिसंबर को बैंक में जमा करा रहे हैं 50,000 रुपए, तो बैंक क्या बढ़ जाएगा, और बैंक बढ़ जाएगा तो हम कहां लिखेंगे। अब जैसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपको कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे ही करनी है तो सिंपल रहेगा। ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, तो यहां पर बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट में लिख दिया। और जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। कैश या बैंक कम होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहां लिख देंगे 50,000 रुपीज। तो बैंक बढ़ गया तो डेबिट साइड में, कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब आप डेट लगा दो दोनों की, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर लगा दी। हाँ, अब देखो ये जो कॉलम है, ये अमाउंट हमने कौन से कॉलम में लिखा है, कैश में, तो इधर लिख देंगे बाय बैंक। इधर देखो ये जो 50,000 है कौन से कॉलम में लिखा है, बैंक वाले में, तो इधर आ जाएगा टू कैश। इसका मतलब ये होता है कि ये बैंक में जो 50,000 रुपए आए हैं, बैंक जो इंक्रीज हुआ, कहां से आए, कैश से आए। यहां जो ये 50,000 रुपीज कैश कम हो रहा है, कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। ओके जी, ठीक। आइए नेक्स्ट। अच्छा, इसके आगे ना ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एलएफ वाले कॉलम में आप सी लगा दो ऐसे, भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दो इफेक्ट पड़े थे इससे। ओके, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 10 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल। राहुल से 1,000 रुपए मिले हैं और वो भी 10 दिसंबर को, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो राहुल से चेक तो मिला नहीं है, तो 10 दिसंबर को राहुल से हमें 1,000 रुपए मिले हैं, तो हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यहां पर 1,000। ओके जी, ठीक। कैश में लिखेंगे, बैंक में मत लिख देना, चेक नहीं मिला है, और चेक भी मिलेगा बैंक में जमा कराएंगे चेक को, तब जाके बैंक में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है दिसंबर 15, बॉट गुड्स फॉर कैश। भाई गुड्स खरीदा 8,000 रुपए का और कैश से पेमेंट किया है, तो कैश कम हो जाएगा। बिल्कुल, आप अगर गुड्स खरीदोगे, कुछ भी परचेज करोगे तो पैसा तो जाएगा, और चेक नहीं दिया आपने, क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी 8,000। डेट है ये 15 दिसंबर, और यहां लिख देंगे बाय परचेज। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते, यूपीआई करते, या फिर जो चेक देते, तो ये फिर 8,000 रुपए में बैंक कॉलम में लिख देता, पर यहां पर कैश लिखा हुआ साफ साफ, गुड्स परचेज किया कैश से। नेक्स्ट देखो आ भी गया, दिसंबर 22 को बॉट गुड्स बाय चेक, चेक से खरीदा भी 10,000 रुपए का गुड्स। तो इस बार हमारा कैश नहीं गया, हमारे बैंक से पैसे कटेंगे, तो बैंक कम कर देंगे हम, और यहां लिख देंगे बाय परचेजेस 22 दिसंबर। देखो दोनों ही एंट्री में परचेज कर रहे हैं, पैसा तो जाएगा, यहां कैश से जा रहा है या चेक से जा रहा है, मतलब यहां कैश कम हुआ, यहां बैंक कम हुआ। ओके, ठीक। और दोनों में ही पैसा गया है, डिक्रीज हुई है दोनों चीजें, तो क्रेडिट साइड में लिखा है मैंने। ओके, नेक्स्ट। फिर 25 दिसंबर को हमने श्याम को पैसे दिए, पेड टू श्याम बाय कैश, 20,000 रुपए श्याम को दे दिए 25 दिसंबर को। ठीक है भैया, 25 दिसंबर बाय श्याम, कैश दिया है तो यहाँ 20,000 रुपए आ गए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई ड्रू फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो ये वाली एंट्री भी कॉन्ट्रा थी, ये भी कॉन्ट्रा है, बताऊं क्यों। यहां पर हम बैंक में जमा करा रहे थे, यहां पर हम बैंक से निकाल रहे हैं। ये देखो ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, ये 30 दिसंबर वाली। ड्रू मतलब निकालना, फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब बैंक से हम पैसा निकाल के, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के हम हमारे बिजनेस में लेके आए, ऑफिस में लेके आए। तो ऑफिस में जब हमने उस पैसे को ड्रॉवर के अंदर रखा, तो हमारा जो पहले से कैश पड़ा हुआ था वो बढ़ गया, और बैंक से हम पैसे निकाल के लाए तो बैंक क्या हो गया, कम। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश बढ़ गया तो डेबिट, बैंक से पैसा, बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। ओके, तो कितना है ये 2,000 रुपए 30 दिसंबर को। तो भैया हमारा बैंक जो है वो कम हो जाएगा 2,000 रुपए 30 दिसंबर को। ओके,
और हमारा जो कैश है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला तो बैंक कम हो गया, कैश में लेके आए तो कैश बढ़ गया। और ये 30 दिसंबर। एंट्री जो है ये भी कॉन्ट्रा की है, ओके ठीक है। और एक चीज और, यहां पर देखो ये कौन से कॉलम में, बैंक में, तो यहां आ जाएगा कैश। यहां देखो कौन से कॉलम में, कैश में, तो यहां आ जाएगा टू बैंक। हैंडराइटिंग थोड़ा सा हो सकता अच्छा नहीं आए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, ताकि कम समय में आपको ज्यादा पढ़ा सके। ओके, दिसंबर 31, 31 दिसंबर, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे किया है चेक से, वो भी 1000 रुपए का। तो भाई बैंक कम हो जाएगा, और क्या, बैंक से हमारा पैसा कट जाएगा। बाय रेंट 31 दिसंबर। सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हमारे, यस हो गए बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालना प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था, और बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश कितना आया, तो 80,000 आए थे, फिर 1000 रुपए हमारे पास राहुल से आए, 2000 रुपए हमने बैंक से निकाले थे, तो टोटल हमारे पास 83,000 रुपीज आए। उस 83,000 में से खर्च कितने हो गए, आइए देखते हैं। 31 दिसंबर बाय बैलेंस, सॉरी, बाय बैलेंस सीडी, 80 आए, 83 आए हमारे पास कैश में, और फिर खर्च हो गए 50,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए, 8,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, और 20,000 रुपए श्याम को दे दिए। तो 50 और 20 हो गए 70, और 8 हो गए 78। तो कितना बच गया भाई बैलेंस, सही है ना कैलकुलेशन? तो भैया मेरी तो कैलकुलेटर की आदत पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 5,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। आपकी भी पड़ जाएगी, अभी बीकॉम में आए हो नए नए, क्योंकि बीकॉम में कैलकुलेटर अलग होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो आप एग्जाम में भी ले जा सकते हो। तो यहाँ आ गया 83,000। अब ऐसे कैसे हम यहाँ कर लेंगे कि भाई जो हमारा बैंक है, बैंक के अंदर कितने रुपए आए, 50,000 रुपीज हमने जो कैश निकाला था वो आया, ओके 50,000, ठीक है सर। और खर्च कितने हो गए, 10 और 2 12 और 1 13,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 बैंक में पड़े थे, उसमें से 13,000 इन तीनों की टोटल वो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 में 10 गए तो 40, और 3 गए तो 37, ठीक है 50। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। अब आप कैसे बोल सकते हो सर लाइव क्लास तो है नहीं, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन भी कर सकते हो भाई, हमारी ऐप में आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आंसर भी आ गया, कैश इन एंड क्लोजिंग बैलेंस 5,000, कैश एट बैंक 37,000, ओके। हाँ जी, बट अगर आप यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।